हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं जिसमें ये पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला कोड हम लोग लिखने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर में, और यहाँ पे बस हम लोग अपना नाम को प्रिंट करके देखने वाले हैं। और जितना भी कोड लिखेंगे एक एक लाइन सभी कोड को समझने वाले हैं कि ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत पड़ा, इतना लाइन क्यों लिख रहे हैं बस नाम प्रिंट करने के लिए। जितना भी लिखाएगा हर एक लाइन के बारे में समझेंगे ताकि जब आगे से कोड करें तो फिर कोई दिक्कत ना हो हमें। ओके, तो चलिए हम लोग अपना नाम प्रिंट करके देखते हैं और सिंपल से उसको बिल्ड भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे। और जितना प्रोसेस होता है एक एक और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पहला प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज में। जब भी आपको पहला प्रोग्राम बनाना है तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वो चीज़ पहले हम बता चुके हैं। तो आपके पास वीएस कोड होगा, मिनजीडब्ल्यू का सेटअप इंस्टॉलेशन हो गया तो क्या करना है, वीएस कोड को ओपन करना है। उसके बाद अपने लैपटॉप के अंदर में या डेस्कटॉप के अंदर जो भी हो वहाँ पे एक फाइल बनाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाए हैं यूट्यूब सी लैंग्वेज, और इस फाइल को उठा के लाना और यहाँ पे क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। और ये आपसे पूछेगा कि ये फाइल ट्रस्टेड है, तो आप बोल दीजिए हाँ भैया ये ट्रस्टेड है, ठीक है। अब जैसे ये फाइल ओपन हो गया तो ये जो मेरा वीएस कोड है उसको फुल स्क्रीन में कीजिए। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि चैट, ये सारे चीज़ को हटाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास एआई है, उसको भी बंद कर देते हैं। दूसरी बात, को पायलट मोड भी काम करेगा तो उसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ को बंद कर दिए। ओके, अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब सी लैंग्वेज जो मेरा फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब जब भी कोड करना है तो उसका दो प्रोसेस है, यानी कि सी लैंग्वेज की मदद से कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बना रहे तो दो प्रोसेस है। सबसे पहला एक डॉट सी फाइल बनाओ। तो हम लोग पहला फाइल बना रहे हैं तो हम लोग इसका नाम रखेंगे डेमो डॉट सी। तो हम लोग बोलेंगे ये रहा डेमो डॉट सी। अब एंटर जैसी करेंगे यहाँ पे फाइल बन के रेडी हो गया, और इस फाइल के अंदर में कोड लिखना, और जब कोड लिखा जाएगा तो उसको बिल्ड करो और रन कर दो। हो गया, बस इतने प्रोसेस है। अब देखिए कोई भी कोड को बिल्ड करना है उससे पहले उसके अंदर में कोड लिखना पड़ेगा। किसके अंदर भाई, फाइल के अंदर में। अभी हम लोग एक फाइल ओपन किए यानी कि क्रिएट किए हैं जिसका नाम है डेमो डॉट सी। जब भी सी लैंग्वेज का कोड लिखना है उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट सी होगा। डॉट सी से पहले डेमो आ सकता है, तासिन आ सकता है, कोडर, आपका नाम, किसी का भी नाम, कुछ भी आ सकता है डॉट से पहले, लेकिन डॉट के बाद जो आएगा वो सी ही आना चाहिए। ओके, ठीक है, यहां तो क्लियर है। तो हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले यहां पे बनाओ इंट और बोलो मेन, और मेन बोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे। और यहां पे बोलेंगे क्या कि हमको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना भाई, तासिन कोडर जो नाम है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है जिसका नाम है प्रिंटफ। तो हम लोग इस मेथड को यूज किए और इसके अंदर में बोल देंगे ये रहा तासिन और कोडर। ओके, और लास्ट में लगा दिए सेमीकोलन। इतना सफिशिएंट है? नहीं भाई, इतना सफिशिएंट नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो सारे क्या प्रॉब्लम्स है वो भी देखेंगे। ओके, लेकिन ये क्या चीज हम लोग लिख दिए, इंट मेन पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर में प्रिंट, फिर तासिन कोडर, ये सारा क्या चीज है भाई, ये तो समझाओ, कभी तो जानते भी नहीं है। तो चलिए समझते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का कोड करने का, वो सी लैंग्वेज बोलता है क्या कि जब भी आपको कोड लिखना वो एक फंक्शन के अंदर लिखाएगा। कहां पे लिखाएगा कोड, फंक्शन के अंदर में। फंक्शन के बाहर में आप कुछ भी लिखिएगा वो काम नहीं करेगा, फंक्शन के अंदर लिखाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी कोड है सी लैंग्वेज का उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसमें कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन का नाम मेन होना चाहिए। अगर वो उसका नाम मेन है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग एक फंक्शन बनाए, ये क्या है, मेन एक फंक्शन है। अब फंक्शन जब बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल दीजिए ये फंक्शन नहीं है, एक क्या है, क्लासरूम है। अब जब क्लासरूम बनेगा तो वो एक एरिया होता है कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे गेट है, और इतने को बोल रहे हैं क्लासरूम। तो हम बोले क्या कि क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बीच में जितना स्पेस है वो क्लासरूम का स्पेस है।
ओके। अब यहाँ पे हम लोग बोल दिए क्या कि ये है हमारा डोर, डोर से अंदर कुछ आ सकता, लेकिन यहाँ पे ले नहीं रहे, और फंक्शन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ में आया होगा कि जब भी फंक्शन बनेगा तो कर्ली ब्रेसेस से उसका ब्लॉक क्रिएट होगा। जैसे कि जब भी क्लासरूम बनेगा तो वॉल के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस क्रिएट करते हैं जो कि चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, और एक साइड से विंडो रहता है और एक साइड से क्या रहता है भाई, डोर रहता है। ओके, डोर उस रूम में आने के लिए होता है क्लासरूम में, और जब तक वॉल नहीं होंगे तब तक उसको क्लासरूम माना ही नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब भी फंक्शन बनाते तो उसका होता है ब्लॉक। अगर ब्लॉक ही नहीं है तो क्या फंक्शन होगा, फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है भाई, अब बात आता है कि ये जो मेन है ये फंक्शन नेम है। ठीक है भाई, ये इंट क्या लिखे हो, इंट क्या होता, देखिए इंट जो है ये रिटर्न टाइप बताता है। ये जो फंक्शन है एक्चुअली ये कुछ रिटर्न करेगा क्या इसमें, जैसे कि हम बोले क्या क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम क्या रिटर्न कर रहा, क्लासरूम क्या रिटर्न कर रहा, बच्चे को नॉलेज रिटर्न कर रहा। अब बोलिएगा कैसे, देखिए बच्चे क्लासरूम में आ रहे तभी नॉलेज ले पा रहे, अगर वो क्लासरूम में ना आए तो नॉलेज ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे, क्या पढ़ाया गया उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लासरूम जो है बच्चे को नॉलेज रिटर्न करता। उसी प्रकार से यहाँ पे मेन फंक्शन है, ये भी कुछ रिटर्न करेगा। अब क्या रिटर्न करेगा वो बताना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल दिए क्या कि जो मेन फंक्शन है ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो इंट टाइप का होगा, और स्टैंडर्ड जो तरीका है रिटर्न करने का, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो है भाई 0। तो हम लोग बोल दिए रिटर्न 0। क्या बोल दिए, रिटर्न 0। अब एक चीज आप देखिएगा लाइन नंबर 3 और 5 पे कि जो भी चीज लिखना था लिखने के बाद हम लास्ट में लगा दिए सेमी कॉलन। फिर लाइन नंबर 5 में देख रहे हैं सेमी कॉलन लगा दिए। सेमी कॉलन क्या होता भाई, क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या नीड है यार, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। हम बोले नहीं लगा रहे तो एरर आएगा। तो भाई एरर क्यों आएगा, हम बोले ये सिंटैक्स है। क्यों सिंटैक्स है भाई, तो यहां पे इसका जवाब ये है कि जब भी आप कोई एक सेंटेंस पूरा कर रहे तो बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस पूरा हो गया, एक लाइन कंप्लीट हो गया, जैसे कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्या बताते हैं कि ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग बताते हैं कि ये जो लाइन है यहीं पे एंड हो गया, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए तो इससे पहले इसको एक लाइन माना जाएगा। अगर सेमीकोलन नहीं लगा रहे तो इसको पता नहीं चल रहा कि ये लाइन कहाँ पे एंड हो रहा, ये कंफ्यूज हो रहा कि इसके अंदर में और भी सेंटेंस होंगे, फाइंड कर रहा, जिसके कारण वो एरर दे देता है। ओके, तो जब भी लाइन कंप्लीट हो तो लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। ठीक है भाई, अब बोले क्या कि ये इंट है इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो इंट है ये एक प्रकार का कीवर्ड है, रिटर्न है ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है भाई, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ होगा, प्रीडिफाइन इसका मीनिंग होगा। जब भी यूज करेंगे तो जो मीनिंग पहले से डिफाइन हो चुका है वो आएगा। ओके ठीक है, अब बोलिएगा क्या कि भाई लाइन नंबर 3 में प्रिंटफ क्या होता है, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है। हम बोले यस आपको नहीं पता, ये प्रिंटफ एक प्रकार का प्रीडिफाइन फंक्शन है। क्या है, प्रीडिफाइन फंक्शन है, जिसका काम ये होता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को या किसी भी एक्सप्रेशन के वैल्यू को मॉनिटर पे प्रिंट करने का काम होता है। प्रिंटअप का काम क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सा टेक्स्ट है उसको प्रिंट करने का काम करता है। कहां पे प्रिंट करता है, कॉपी पे, फाइल के अंदर में नहीं, तो कहां पे भाई, मॉनिटर के ऊपर में। ओके, ये भी इसका शर्त है। भाई कोई बोल देगा नहीं भाई फाइल के अंदर, नहीं, प्रिंटअप फाइल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करता, तो कहां प्रिंट करता, मॉनिटर के ऊपर में। तो हमको डिस्प्ले पे कोई भी आउटपुट चाहिए तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रिंटअप का। प्रिंटअप क्या करेगा, डिस्प्ले पे आउटपुट देगा, जो भी आउटपुट लेना प्रिंटअप की मदद से ले सकते हैं। अब बोले क्या कि ये जो प्रिंटअप है ये प्रीडिफाइन है। क्या है, प्रिंटअप प्रीडिफाइन फंक्शन है, तो इसका डेफिनेशन पहले से कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जब ये demo.c है इसके अंदर में इसका डेफिनेशन है क्या, नहीं है। अगर इसका डेफिनेशन हम लोग नहीं दे रहे हैं तो ये देगा हमें एरर। क्या देगा, एरर। अब उस एरर से बचने के लिए हम लोग प्रिंटफ का डेफिनेशन लेके आएंगे, जो कि कोई दूसरे फाइल के अंदर रखा हुआ, और उस फाइल को लेके आना होगा। तो यहां पे बोलेंगे क्या कि हैज इंक्लूड और बोलेंगे stdio.h। ओके ठीक है, अब बोलिएगा क्या कि भाई ये लाइन लिखने से क्या हुआ, ये लाइन लिखने से सिंपल सा ये हुआ, ये जो प्रिंटफ है इसका डेफिनेशन कहीं पड़ा होगा और वो फाइल का नाम है stdio.h।
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो कि हेडर फाइल है, इसके अंदर में प्रिंटफ का डेफिनेशन पड़ा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बोले हैज इंक्लूड, ये एक सेंटेक्स है। अब ये लाइन चलेगा तो क्या होगा, देखिए जब भी आप कोड को बिल्ड करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कंपाइल करने जा रहे हो, तो वहां पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है प्री प्रोसेसर का काम होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हैज से स्टार्ट होता है लाइन, उसको रीड करता है और रीड करने के बाद उस फाइल के अंदर में जाता है और जितने उसके अंदर में डेफिनेशन पड़े उन सभी डेफिनेशन को उठा के लाएगा और यहां पे लाके रख देगा। यहां पे फाइल का नाम है demo.c, तो इसी के अंदर में रख देगा। ओके ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा जब हम लोग प्रिंटफ के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रिंटफ का एक्चुअल काम क्या है, वो कैसे वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सारा चीज मिल जाएगा। अगर आप ये चीज हटा दे तो वो देगा एरर। क्यों देगा एरर, क्योंकि पते नहीं है कि प्रिंटफ क्या होता, प्रिंटफ क्या होता है ये पते नहीं है, तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है भाई। अब देखिए इतना सा कोड लिखे, इसमें कुछ भी नहीं, एक एक लाइन को समझे कि भाई इसको कौन चलाता है, प्री प्रोसेसर चलाता। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जितने भी डेफिनेशन इस फाइल के अंदर पड़े वो सारे के सारे डेफिनेशन लेके आके इस क्या बोलते हैं फाइल के अंदर में रख देते हैं demo.c के अंदर में। इससे क्या होता, इससे ये होता है जो भी फंक्शन यूज किए उसका डेफिनेशन मिल जाता है, जिसके कारण हमें कोई एरर नहीं मिलता। अब बोले इतना काम हो जाए तो अब क्या करेंगे, हम बोले जब इतना कोड आप लिख लिए हैं तो अब इसको करना है ट्रांसलेट। क्या करना है, ट्रांसलेट। अब VS कोड में ट्रांसलेट करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी को इजी बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सेव कीजिए, तो बोलिए Ctrl+S, तो Ctrl+S करके सेव कर दिए, हाँ भाई हो गया। उसके बाद बोलेंगे ये demo.c देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए और बोलिए ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इसको ओपन कीजिएगा तो नीचे में टर्मिनल खुल जाएगा। खुल गया। खुलने के बाद ls करके देख लीजिए कि यहाँ पे demo.c फाइल है या नहीं है, हाँ भाई है। अगर है तो जाके आगे का काम करना और बोले क्लियर कर लो भाई, स्क्रीन को क्लियर कर लिए। ये कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कमांड यूज करने वाले जो कि प्रॉपर कमांड होगा, जिसका काम ये होगा .c फाइल को ट्रांसलेट करने का, जो कि बाइनरी में ट्रांसलेट करके देगा, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो कैसे करेंगे, हम बोले कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है भाई, GCC। सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसका नाम है GCC। GCC क्या है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं डैश या -std स्टैंडर्ड। ठीक है भाई। उसके बाद बोलते हैं क्या कि असाइन करो, कौन सा स्टैंडर्ड असाइन करे, यानी कि कौन सा वर्जन असाइन करे। हम बोले सी का 11 वर्जन असाइन करो। कौन सा वर्जन, 11 वर्जन। और बोले क्या, फिर से स्पेस देके -o दे दो। क्या बोल दो, -o। अब जो आउटपुट चाहिए, -o मीन्स आउटपुट। अब बोले आउटपुट जो फाइल आएगा उसका क्या नाम होगा, हम बोले उसका नाम हो जाएगा डेमो। ओनली आप डेमो दीजिए, वो demo.exe बना के दे देगा। ओके ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि कौन से फाइल को कन्वर्ट करेगा .exe में, उस फाइल का नाम बताओ। हम बोले उस फाइल का नाम है demo.c। demo.c को कन्वर्ट करो किसमें, .exe में, जिसका नाम होगा demo.exe। ओके। आप यहां पे चाहते हैं ये जो आपको डेमो दिख रहा, तो इसके जगह पे आप तासिन भी रख सकते हैं, कोडर भी, आपका खुद का नाम। लेकिन हम बोलेंगे बेटर जो चॉइस है वो यही होना चाहिए, जो भी .c फाइल का नाम है वही एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होना चाहिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो फाइंड करने में। ओके ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो हम कमांड लिख के दिखाए हैं GCC-std assign C11-o demo.c, ये कमांड है विंडो मशीन के लिए। कौन से मशीन के लिए, विंडो। अभी मेरे पास मैक मशीन है, इस पे हम लोग रन करेंगे तो देखिए ये क्या बोलेगा, कुछ बोला क्या भाई, नहीं कुछ तो बोला नहीं भाई। ठीक है। C11 यहाँ पे चल गया, कुछ भी नहीं बोला। हम बोले ठीक है भाई, चल गया, कुछ भी नहीं बोला तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपडेटेड वर्जन, जो कि हमारा C17। ओके। हम बोले ठीक है, ./ बोल दिए डेमो। अब जैसे एंटर करे तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके दे दिया तासिन कोडर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग के पास एक आउटपुट आएगा जो कि बोलेगा तासिन कोडर, और लास्ट में बोलेगा ये %। अब ये जो % है ना, ये VS कोड का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे एक प्रिंटफ लिखेंगे और प्रिंटफ के अंदर में लिखेंगे \n।
अब बोलिएगा भाई बैकस्लैश एन क्या है? ये एक कैरेक्टर है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है। इसका काम होता है लाइन को चेंज करने का। क्या काम होता है? लाइन को चेंज करने का काम होता है। किसका? किसका भाई? बैकस्लैश एन का। अब इतना लिख दिए तो हम बोले क्या, फिर से इसको सेव किए, अब आते हैं भाई कंपाइल करते हैं। तो इसको कंपाइल करने के लिए बोलेंगे जीसीसी डैश std assign c11-o डेमो और demo.c। अब जैसे इसको कंपाइल किए तो ओवरराइड हो गया। ओवरराइड होने के बाद अब बोलेंगे इसको रन करो, तो बोलेंगे ./डेमो। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट करके दिया तासिन कोडर, लेकिन लास्ट में परसेंट अब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लाइन चेंज करते तो वो परसेंट खुद से हट जाता, क्योंकि वो VS कोड का इशू है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में है नहीं। चलिए ठीक है भाई, हम बोले इसको क्लियर करके अब आ जाते हैं यहाँ पे। हम बोले क्या कि जैसी इसका कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास एक फाइल मिला जिसको बोलते हैं demo.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा रन हो जाएगा। और ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी हम लोग काम किए हैं मैक पे, तो ये मैक के लिए .exe फाइल है, तो विंडो मशीन पे नहीं चलेगा या लिनक्स पे नहीं चलेगा। उसके लिए अलग चाहिए .exe जो कि विंडो मशीन के लिए होना चाहिए। तो भाई विंडो मशीन पे क्या होना चाहिए? कन्वर्ट होना चाहिए। लिनक्स है तो लिनक्स पे कन्वर्ट होना चाहिए, .exe में ट्रांसलेट होना चाहिए तो चलेगा। एक ही फाइल हर मशीन पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि जैसा प्लेटफॉर्म वैसे ही चाहिए। कोई एक तरीके का फाइल सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलने वाला। ओके, अब देखिए कि हम लोग ज्यादातर यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं कमांड, वो क्या कमांड होगा वो बताते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या कि C11 जो है इसको हम यूज नहीं करने वाले, बहुत ही कम करेंगे, C17 करेंगे जो कि अपडेटेड वर्जन है। इसमें भी बहुत सारे फीचर आते हैं इसलिए इसको हम यूज करते हैं। लेकिन आप विंडो मशीन पे जाइएगा तो कोई कोई मशीन पे C17 काम कर जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम C11 ही काम करता है विंडो मशीन पे, तो वो भी चीज का ध्यान रखिएगा। अब बोले इसको कंपाइल किए ./डेमो। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट किए तो जो आउटपुट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पे फर्क पड़ेगा वहां पे आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये चीज 17 में नहीं चल रहा, ये चीज 11 में चल रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या था, एक सी लैंग्वेज का पहला कोड था जो कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, ये सारे चीज होना चाहिए इसमें, ये सारा काम किए, किसका क्या काम है वो समझे, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो समझे। अब देखिए ये जो चीज़ है, प्रोसेस है कोड को एग्जीक्यूट करने का, ये हर बार हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। एक बार कर लिए बस हो गया, आगे की बार से हम लोग बस कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करने जाएंगे, फटाफट कमांड लिख के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ को बार बार बताने में मज़ा नहीं आता यार। एक वीडियो है उसको आप बार बार रिपीट करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ लो, लेकिन बार बार वीडियो में टाइम वेस्ट करने में मज़ा नहीं आता। ओके, तो ये मेरा पहला कोड था, कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आगे की चीज़ देखेंगे, और भी आगे का काम करने वाले। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।